मैं विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मेनारिया आपको हिंदी संवाद कौशल में आज पढ़ाऊंगी अभिव्यक्तात्मक कौशल। हिंदी संवाद कौशल में आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब होता है मन में आए हुए किसी विचार, किसी विषय वस्तु या किसी टॉपिक को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर अपने विचारों को व्यक्त करना, क्या वो कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल में हम दो बातें सीखेंगे, जिसमें एक होता है बोलना और दूसरा होता है लिखना। जो अभिव्यक्त करने की कला होती है या अभिव्यक्त करने का जो कौशल होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। अभिव्यक्त करने के लिए जैसे किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हम, संवाद पे डिस्कस करते हैं, इस पे 4 या 5 लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन सबके बोलने का तरीका और सबका प्रेजेंटेशन, अपने विचारों को रखने का तरीका क्या होता है? अलग अलग। इसी को हम क्या कहेंगे? विचारों को या अपनी विषय वस्तु को व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। किसी चीज़ को हम अभिव्यक्त करते हैं या मन के विचारों को बता रहे हैं तो या तो हम अपने उच्चारण या बोलने के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे या हम किसके द्वारा? लेखन शैली के द्वारा। तो आज हम पढ़ रहे हैं लिखना या लेखन शैली। अभिव्यक्तात्मक कौशल में हम पढ़ रहे हैं लिखना या लेखन शैली। लेखन शैली में भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को क्या दे पाएंगे? स्थायी रूप दे पाएंगे। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लेखन कौशल या लिखने के कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें हम अपने ध्वनि को या हम अपनी भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करते हैं। अगर हम किसी भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? लेखन की आवश्यकता होगी। और लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? लिपि की आवश्यकता होगी। लिपि, हर भाषा की लिपि क्या होती है? अलग अलग लिपि होती हैं। हर भाषा की क्या होती है? लिपि अलग अलग होती हैं। अगर गुजराती भाषा बोलते हैं तो उसका लेखन शैली क्या होगा? बिल्कुल अलग। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का लेखन शैली क्या होगा? अलग। अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी की लेखन शैली क्या होगी? अलग। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी भाषा को स्थायी स्वरूप देते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि के माध्यम से हम अपने भाषा को, अपने विचारों को स्थायी स्वरूप दे सकते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? कल मैं बता चुकी हूँ हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरिक लिपि। और देवनागरिक लिपि को सर्वश्रेष्ठ लिपि बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक वर्ण व्यवस्था है। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि जिसमें क्या है? प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग से वर्ण व्यवस्था है। कहने का मतलब ये कि हर ध्वनि के लिए उसमें अलग से वर्ण व्यवस्था है। जैसे क बोल रही हूँ तो उसके लिए अलग से है, कू की अलग से है, की अलग से है, के की अलग से है और को की अलग से है। जब मैं यही बात अगर अंग्रेजी माध्यम की करूँ तो उसमें अगर मैं कमला लिखती हूँ तो भी क से शुरू होगा, अगर मैं कुमकुम लिख रही हूँ तो भी के से ही शुरू होगा, अगर मैं किरण लिखती हूँ तो भी के से शुरू होगा, अगर मैं कैलाश लिखती हूँ तो भी के से शुरू होगा, अगर मैं कोयल लिख रही हूँ तो भी इसका वर्ण क्या होगा? के। इसलिए देवनागरी लिपि क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ लिपि, क्योंकि उसमें हम
प्रत्येक ध्वनि की क्या दे पा रहे हैं, अलग से पहचान। जबकि अंग्रेजी शब्द में क भी हम के से व्यक्त कर रहे हैं, कु भी हम के से व्यक्त कर रहे हैं, की भी हम के से व्यक्त कर रहे हैं, के भी के से व्यक्त कर रहे हैं, को भी हम के से व्यक्त कर रहे हैं। अब हम भाषा, अगर हम भाषा लिख रहे हैं, किसी भाषा को हम लेखन कार्य कर रहे हैं, किसी भाषा को हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए उसे हम क्या करेंगे, एक लेखन का रूप देंगे। लेखन हम लिखते हैं किसी भाषा को या किसी विचारों को हम अखबार पे या बोर्ड पे या किसी हम किताब में लिखते हैं, तो भाषा क्या हो जाती है, बिल्कुल छपी और मुद्रित हो जाती है। वो क्या ले लेती है, स्थायी स्वरूप ले लेती है। अगर हम भाषा की लिखावट पे ध्यान नहीं देंगे, अगर मैं किसी शब्द को लिख रही हूँ और उसके लिखावट पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, उसके स्पष्टीकरण पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, उसके वर्णों के शुद्धिकरण पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो जैसा मैंने लिखा है अगला व्यक्ति उसको वैसा ही बोलेगा। अगर मैंने गलत लिखा हुआ है तो वो शुरू से अंत तक उसकी बोली या उसको जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या करेंगे, गलत ही पढ़ेंगे। इसलिए लेखन के लिए आवश्यक है कि हम जितना लिखें उसको सही से लिखें और शुद्ध शब्दों के माध्यम से लिखें। जैसे मैं लिखती हूँ कि प्रज्वलित, मैंने लेखन शैली में प्रज्वलित लिख लिया है, लेकिन इसका क्या है, शुद्धिकरण क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैंने जैसा लिखा है तो बार बार उसको हम क्या करेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे, तो दिमाग में क्या हो जाएगा, एक स्थायी चीज़ हो जाएगी। जब हम किसी चीज़ को लेखन के माध्यम से या हम बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। स्थायी मतलब जब भी बोला जाएगा प्रज्वलित लिखो तो हम तुरंत हम किस चीज़ को लिखेंगे, ऐसा। जबकि प्रज्वलित के लिए दोनों बार आधा आधा क्या होता है, जा आता है। ठीक है, तो लेखन शैली में अति आवश्यक है कि जितना लिखा जा रहा है उसको शुद्ध लिखा जाए, क्योंकि लिखा हुआ क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और जैसा हम लिखेंगे वैसा हम बोलेंगे वैसा सुनेंगे, और सुनेंगे जैसा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, जो हम लेखन शैली लिख रहे हैं उसके लिए या लेखन शैली का कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सुधार के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिसमें कल हम पढ़ चुके हैं रूपरेखा विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि में क्या होगा, बिंदु के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान दिखाएगा या अक्षर ज्ञान बताएगा। उस बिंदु के माध्यम से विद्यार्थी अक्षर की बनावट सही कर पाएगा और उसके लेखन कार्य में क्या होगा, सुधार होगा। जैसे ये जो लेखन रूपरेखा विधि है, रूपरेखा विधि का प्रयोग हम किस स्तर पे करेंगे, प्राथमिक स्तर पर रूपरेखा विधि का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं प्ले स्कूल। वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, अक्षर बनावट के लिए या अक्षर शैली के लिए रूपरेखा विधि, जिसमें बिंदुओं के माध्यम से अध्यापक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों में लेखन शैली या लेखन कला का विकास किया जाएगा। ठीक है, और ये किस स्तर पे किया जाता है, प्राथमिक स्तर पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अनुकरण विधि। दूसरा आता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि में विद्यार्थियों को कोई एक शब्द दे दिया जाता है, उनकी कॉपी में स्वतंत्र वर्ण दिया जाता है या स्वतंत्र शब्द दिया जाता है, उसको विद्यार्थियों को स्वयं करने के लिए दिया जाता है। स्वयं करने से विद्यार्थियों में फर्स्ट तो क्या होगा, एक अनुकरण बनेगा। सेकंड क्या होगा, उनमें एक जिज्ञासा रहेगी कि हम जो लिख रहे हैं वो किस तरह से हमारी
जो बनावट है वो सही हो रही है। तीसरा उसमें क्या हो जाएगा, अभ्यास। अभ्यास के माध्यम से वो अपने लिखने की बनावट को क्या कर पाएगा, सुव्यवस्थित कर पाएगा, उसमें लिखावट शैली में प्रयास के माध्यम से उसको अच्छा कर पाएगा। तो सेकंड हमारा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को उनकी कॉपी या ब्लैक बोर्ड या किसी पट के माध्यम से उनको स्वतंत्र रूप से अनुकरण करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विद्यार्थी शब्द की रचना या शब्द की बनावट को सुलेख कर सकता है, उससे अच्छा लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इन सब के लिए सबसे पहले लिखने के लिए में अब शिरोरेखा की आवश्यकता होती है। शिरोरेखा की आवश्यकता होती है। शिरोरेखा के बारे में मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें लेफ्ट राइट रेक्टेंगल वर्टिकल या विद्यार्थियों को दाएं लाइन खींचना, बाएं लाइन खींचना, आड़ी खड़ी सारी लाइनों के बारे में पहले बताया जाता है। क्योंकि विद्यार्थी किसी शब्द की रचना कर रहा है तो सबसे पहले वो शब्द की रचना ऐसे ही करने तो नहीं लग जाएगा, उसके लिए पहले उसके किसकी आवश्यकता होती है, शिरोरेखा की आवश्यकता होती है। शिरोरेखा के माध्यम से जैसे वो अ से अनार बनाता है तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, शिरोरेखा की आवश्यकता। या ए से एप्पल बनाएगा तो भी किसकी आवश्यकता होगी, वो डायरेक्ट ए से एप्पल तो बनाना सीख ही नहीं जाएगा, उसके लिए पहले वो अध्यापक द्वारा कहा जाता है दाई लाइन खींचो, फिर कहा जाता है ऐसे बाई लाइन खींचो, फिर बोला जाता है बीच से इनको मिलाओ, तो इस तरह क्या होगा, ऐसे एप्पल। और शिरोरेखा के माध्यम से अगर अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनमें भी क्या होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अब हम एक खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर उसको आधा गोल बनाएंगे, फिर आधा गोल बनाएंगे, एक नया शब्द बन रहा है, वो क्या बन रहा है, बी से बॉय। ठीक है, तो शिरोरेखा के माध्यम से अगर हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा से किसी कार्य को आगे से आगे करने में क्या होती है, हमारी रुचि उत्पन्न होती है। और अगर हम किसी कार्य को रुचि से करते हैं तो उसको हम अच्छे से दिमाग में स्थायी मेमोरी या स्थायी रूप से दिमाग में ला सकते हैं, जिसको आने वाले इन फ्यूचर या आने वाले भविष्य में अगर बोला जाता है कि बी से बॉय बनाओ, तो विद्यार्थी जो प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी है, किटी स्कूल में पढ़ता है, किटी क्लास को फॉलो करता है, तो तुरंत से बता देगा एक खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर आधा गोला करेंगे, फिर आधा गोला करेंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, बी से बॉय। ठीक है, तो लिखना कौशल है, उसमें हम 3 विधियाँ पढ़ चुके हैं, शिरोरेखा, स्वतंत्र अनुकरण और रूपरेखा विधि। नेक्स्ट उसके बाद में हम पढ़ते हैं जैकटॉक विधि। नेक्स्ट विधि आती है जैकटॉड विधि। जैकटॉड विधि है, इस विधि को सर्वप्रथम प्रोफेसर जैकटॉड विधि है, इसको सर्वप्रथम प्रोफेसर जैकटॉड द्वारा दिया गया है। और ये क्या है, अमेरिकन विद्वान, इन्होंने बताया कि जैकटॉड विधि के माध्यम से श्याम पट पर कुछ शब्द लिखे जाते हैं, और उनसे जो लिखे हुए शब्द हैं उनको बार बार विद्यार्थियों के द्वारा अभ्यास किया जाता है। अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है, वाणी के द्वारा या उच्चारण के द्वारा। उच्चारण के द्वारा विद्यार्थी उन चीज़ों को बार बार क्या करेगा, अभ्यास किया जाता है। फिर उसके बाद में जो अपना श्याम पट है उस पर क्या कर दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। पर्दा डालने के बाद विद्यार्थियों को वही शब्द दोबारा से बोले जाते हैं और उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाता है। जब अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर जो शब्द लिखे हुए हैं या जो वर्ण लिखे हुए हैं वो अध्यापक द्वारा किया जाता है, बोला जाता है, और विद्यार्थियों को कहा जाता है कि उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो उससे विद्यार्थियों में 2 चीज़ का कौशल उत्पन्न होगा। फर्स्ट कौशल तो वो होगा जिसमें अध्यापक
पहले लिखी हुई चीज़ है, फिर वो बोल रहा है, फिर विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट तो विद्यार्थियों में क्या होगा, शब्द शुद्धिकरण की जिज्ञासा होगी। जैसे अध्यापक ने बोला कि सुलेखन लिखो, तो विद्यार्थी ने लिखा है सुलेखन। फर्स्ट तो उसमें क्या होगा, शब्द का शुद्धिकरण व्यवस्थित होगा, मात्राओं का ध्यान होगा बच्चों को कि किस तरह की मात्रा उन्होंने सही लिखी है नहीं लिखी है। और दूसरा क्या होगा, लेखन शैली का विकास होगा और अपने दिमाग में आई हुई स्थायी बात को वो कॉपी में मूर्त रूप प्रदान करेगा। मूर्त रूप किसे कहते हैं, मन में आई हुई बात को अगर हम कॉपी या बनावट के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा हम उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, मूर्त रूप। मूर्त रूप जिसे हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, मूर्त रूप। और एक अमूर्त रूप होता है। अमूर्त रूप में होता है हम किसी चीज़ को अपने मन में ही क्या कर रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। अब वो सही है या नहीं है। मैंने मन में बोला है सुलेखन, सुलेखन क्या हो गया, एक अमूर्त हो गया, अमूर्त चिंतन हो गया। मैंने सुलेखन तो बोला है, ठीक है, लेकिन मैं उस सुलेखन को सही लिख पा रही हूँ नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं शाम पट पे लिखती हूँ, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मूर्त रूप। मूर्त रूप में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को क्या पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे और सुन पाएंगे, ठीक है। तो जैकटॉट विधि से विद्यार्थियों में दो समस्याओं का समाधान होगा। फर्स्ट तो लेखन शैली अच्छी कर पाएगा और दूसरा शब्द शुद्धिकरण कर पाएगा। तो जैकटॉट विधि क्या हो गई, जैकटॉट विधि अध्यापक अध्यापिका द्वारा शाम पट पर कुछ वाक्य या शब्द लिखे जाते हैं, जिसका बार बार विद्यार्थियों को क्या कराया जाता है, अनुकरण कराया जाता है। और कुछ समय बाद में उस पर शाम पट पे क्या डाल दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। और वही शब्द जो शाम पट पर लिखे हुए हैं उसे अध्यापक फिर से दोहराता है और विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उन्हीं शब्द को लिखने के लिए कहा जाता है। और फिर से वो जो जैकटॉट विधि में जो पर्दा डाला गया था शाम पट पर, उसे हटा दिया जाता है और विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन के लिए बोला जाता है कि जो मैंने सुलेखन लिखा है और आपने अपनी कॉपी में लिखा है, उसको देखिए कहाँ पर मात्रा ज्ञान अधूरा है। तो विद्यार्थियों में किससे दो शैली का विकास हो जाएगा, एक तो वो शब्दों का सही अनुकरण कर पाएगा और दूसरा लेखन कला का विकास होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं जैकटॉट विधि। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रचना अनुकरण विधि। नेक्स्ट आता है अपना रचना अनुकरण विधि। रचना अनुकरण विधि में क्या होता है, ये विधि माध्यमिक स्तर के, ये विधि जो रचना अनुकरण विधि है, ये माध्यमिक स्तर के बालक बालिकाओं के लिए प्रयुक्त विधि है, जिसमें क्या होता है, जैसे निबंध, प्रार्थना पत्र या कहानी का प्रयोग किया जाता है। किसमें, रचना अनुकरण विधि में, जिसमें भाषा किसकी होती है, निबंध, प्रार्थना पत्र और कहानी में भाषा किसकी होती है, विद्यार्थी की। सॉरी, भाषा इसमें माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर जो रचना अनुकरण है, इसमें भाषा किसके द्वारा, भाषा किसकी होती है, अध्यापक की। और लेखन कला किसका होता है, विद्यार्थी का। अब हम बोलेंगे कि भाषा इसमें अध्यापक की कैसे होगी। माध्यमिक स्तर के बालक बालिकाओं को सर्वप्रथम निबंध और प्रार्थना पत्र बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होगी, रटन क्षमता होगी। रटन क्षमता होगी या जो भी लिखा रहे हैं, तो उसमें भाषा सर्वप्रथम अध्यापक ही उनका ध्यान या आदेश निर्देशित करेंगे, तभी उनको पता चलेगा निबंध किस तरह से लिखते हैं, प्रार्थना किस तरह से लिखते हैं और कहानी का किस तरह से शुरुआत करते हैं, किस तरह उनकी एंडिंग करते हैं। तो इसमें भाषा किसकी रहेगी, अध्यापक की, और लेखन किसका रहेगा, विद्यार्थी का। तो रचना अनुकरण किस स्तर पर प्रयुक्त की जाती है, माध्यमिक स्तर पे। और रचना अनुकरण में निबंध या कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा जाता है, जिससे फर्स्ट तो क्या होगा, फर्स्ट तो
विद्यार्थियों में लिखने का कौशल विकास होगा, जो लिखने का कौशल विकास होगा। और सेकंड, उसको अक्षर ज्ञान होगा। थर्ड क्या होगी, उसके जो लेखन शैली है उसमें क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रचना अनुकरण विधि, जिसमें लिखी हुई बात को अनुकरण करके विद्यार्थियों द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा जाता है। जो रचना अनुकरण है, अनुकरण की भाषा किसकी होती है, अनुकरण की भाषा अध्यापक अध्यापिकाओं की होती है, और जिसे वो लेखन के माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखता है वो भाषा किसकी होगी, विद्यार्थी की। इसके बाद आएगा पेस्टोलॉजी विधि। नेक्स्ट आ रहा है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में हमें घुंडियों का सहारा लिया जाता है। घुंडियां कहें या गोलाकृति। गोलाकृति के माध्यम से या किसी चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को शब्द या शब्दावली समझाई जाती हैं। और जो पेस्टोलॉजी विधि है वो अधिकतर, या पेस्टोलॉजी विधि है वो किस स्तर पर कार्य करती है या किस स्तर पर प्रयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को पेस्टोलॉजी विधि के माध्यम से अक्षर ध्यान करवाया जाता है या उनकी लेखन कला कौशल का विकास किया जाता है। जैसे उनको कहा जाता है, पेस्टोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों को सुंदर सी आकृति दे दी जाती है कि ये आकृति है, इसके माध्यम से हम शब्द की रचना करना सीखेंगे। जैसे उनको बोल देंगे कि ये गोला बनाएंगे, उसको बीच में से कट कर देंगे और एक तरफ से बिगाड़ देंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, D for डॉग हो जाएगा। फिर हम दोबारा उनको बोलते हैं कि पूरा एक गोला बनाएंगे, ठीक है, उसको आधा यहाँ से कट कर लेंगे, फिर आधा गोला हम यहाँ पे देंगे, फिर शिरोरेखा का सहारा लेंगे, इस तरह से हम आड़ी शिरोरेखा खींच देंगे, फिर हम सीधी शिरोरेखा बनाएंगे। इस तरह से क्या होगा, ये अ से अनार, जिसमें विद्यार्थियों में क्या होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को किसी शब्द या शब्दावली के प्रति जिज्ञासा या रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस स्तर के बालक होते हैं वो किसी चीज़ को जब तक रुचि से नहीं सीखेंगे वो अपने दिमाग में क्या स्थायी मेमोरी या उसको स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राथमिक स्तर के बालक बालिकाओं को जितना हो सके उतना चित्र के माध्यम से या रुचि ज्ञान के माध्यम से या जिज्ञासा के माध्यम से उनको हम सिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि उस चीज़ के प्रति उनके मन में क्या होगी, एक जिज्ञासा होगी। अगले दिन अगर बालक प्राथमिक स्तर का बालक क्लास में है और अगर हम उसको बोलेंगे कि कल इस जीरो से आप कितने नए शब्द बना के लेके आएंगे, तो विद्यार्थी की क्या होगी, एक रुचि होगी। वो घर पे जाके भी सबसे पहले उस जीरो से क्या क्या बन सकता है वो क्या कहेगा, एक रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, तो उससे क्या क्या होगा कि वो नए शब्दावलियों की प्रति आकर्षित होगा कि इस जीरो से हम क्या क्या बना सकते हैं, या चित्र के माध्यम से हम क्या क्या वाक्य या शब्द की रचना कर सकते हैं। तो पेस्टोलॉजी विधि क्या होगी, किसी आकृति या चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों की जिज्ञासा या रुचि उत्पन्न करना, जिसे वो शब्दों की रचना या शब्दों की बनावट को अच्छे से समझ सके और उसे लिख सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया पेस्टोलॉजी विधि। उसके बाद में हम लेखन कौशल का विकास करने के लिए हम सुलेख विधि का प्रयोग करेंगे। सुलेख विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हम 6 दिन की हमारे विद्यालय में क्या होती है, कक्षा होती है, जिसमें 6 दिन में से हम 1 दिन क्लास में क्या लेंगे, सुलेख विधि। सुलेख विधि में क्या करेंगे, हम बोलेंगे और विद्यार्थियों को उसी अक्षर या उसी ज्ञान या उसी जो लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए हम देंगे, जिससे विद्यार्थी उसको लिखेगा, बार बार लिखेगा, तो उसमें क्या होगा, एक लेखन कला का विकास होगा।
और शब्दों का शुद्धिकरण भी सीख पाएगा। इसलिए सप्ताह में 7 दिन में एक बार आवश्यक है कि जो भाषा विषय है, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत है, तो भाषा विषय के अध्यापक को सप्ताह में एक बार, 6 दिन में एक बार कक्ष में सुलेखन विधि का प्रयोग करना चाहिए। सुलेखन विधि से विद्यार्थियों में अक्षर कला या अक्षर ज्ञान होगा और जिससे विद्यार्थी में लेखन कला का विकास होगा। उसके अक्षरों की लिखावट की बनावट में क्या देगा, वो ध्यान देगा। सुलेखन विधि का प्रयोग है, ये हम किस विधि पे करें, किस स्तर के बालक पे कर सकेंगे? प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के बालक, या मैं कहूँ कि बाल्यावस्था, या मैं कहूँ 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष के बालक में हम लेखन कला या उनकी शब्द की रचना में सुधार कर सकते हैं। 10 वर्ष का बालक है और वो जिस तरह से लेखन लिख रहा है उसकी राइटिंग पे ध्यान दें तो 10 वर्ष के बाद वो अपनी राइटिंग को नहीं सुधार पाएगा। केवल 9 वर्ष की अवस्था में या 9 वर्ष या प्राथमिक अवस्था तक ही उसका लेखन कार्य सही से सुव्यवस्थित कर दिया जाता है। कॉलेज में आए हुए या 15 साल के बालक को भी अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे राइटिंग या सुलेखन कला में विकास किया जाए तो सुलेखन कला का विकास नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य को सीखने के लिए एक उम्र होती है। उसी तरह जो हम लेखन कला के बारे में, लेखन कौशल का माध्यम है या लेखन कौशल जिसको हम सिखाना चाहते हैं, तो उसको प्राथमिक स्तर तक या 6 से 9 वर्ष के बालक में हम लिखने की कला का विकास कर सकते हैं। ठीक है, 6 क्लास में आते हैं, हम उसको बोलेंगे कि तुम्हारी राइटिंग सुधारो, तो वो नहीं सुधर सकती है क्योंकि वो शुरू से वो अक्षर की बनावट इतने साल तक 5 वर्ष तक सीख रहा है और फिर उसको बोले कि हम ऐसे लिखें तो वो एक से नहीं लिख सकता है। इसलिए अति आवश्यकता है कि प्राथमिक स्तर के बालक को सुलेखन के लिए विद्यालय में या कक्ष में 7 दिन में 6 दिन से एक बार उनको लेखन कला का ज्ञान करवाया जाए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े हैं? लेखन कौशल कला। लेखन कौशल कला क्या होता है? अपने विचारों या भावों को या अपने किसी विषय वस्तु को भाषा के माध्यम से लिपि को स्थायी स्वरूप प्रदान करना क्या कहलाता है? लेखन कला। लेखन कला के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, जैकटोट के माध्यम से उनको सिखाना, स्वतंत्र अनुकरण के माध्यम से उनको सिखाना या पेस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों में सुलेखन कला का विकास करना। और इसी के आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।